हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का ये क्लास 12th है जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 में हुआ है, जिसे आप तिमाही परीक्षा या त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं। ये जून में आपका 23 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ है। सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आपका फिजिक्स था, सेकंड शिफ्ट में आपका केमिस्ट्री हुआ है। ठीक, तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जबकि आप लोग जान रहे हैं इसके पहले मंथली एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब 2025 से ये तिमाही परीक्षा और आपका छमाही और साथ में वही वार्षिक परीक्षा होगी। तो इसमें अगर आप देखें सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक, और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है और किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें एक एक क्वेश्चन का एक एक अंक होगा, तो इस तरीके से 40 प्रश्न का 40 अंक हो जाएगा। जबकि यहाँ 70 क्वेश्चन है, तो हम 70 क्वेश्चन जो है सब हल करवाएंगे, जिससे आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा आप उसको चेक कर सकते हैं, और साथ में कुछ न कुछ इससे हेल्प भी मिलेगी आपको। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा देखें। पहला प्रश्न ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण का तरीका तापमान से प्रभावित होता है। तो देखिए, तापमान से वही प्रभावित होगा जिसमें आयतन दिया होगा, है ना। तो मोलरता जब आप निकालते हैं तो मोल पर लीटर, लीटर जो है ये आयतन ही है ना, आयतन ही है। तो इस तरीके से ये जो मोलरता है यही आपका तापमान से ये प्रभावित होगा, और ये द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोललता ये सब नहीं होंगे, जबकि आपका मोलरता ये प्रभावित होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा पहले प्रश्न का। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन मोड्स इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, तो यही मोलैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा चेक करिए। किसी विलेन की मोलरता की इकाई है, तो एकदम आसान सा मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर यानी मोल प्रति लीटर जिसे आप कहते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरे का ए सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखें। तीसरे क्वेश्चन में अगर 5 ग्राम NaOH 450 मिली बिलियन में घुले हो तो इसकी मोलरता क्या होगी। तो इसको आप निकाल सकते हैं सिंपल। ये मोलरता जो होती है, ये देखें यहाँ ऑलरेडी NaOH का अणुभार 40 है और 5 ग्राम दिया है, तो 5/40 गुणे 1000/450 मिली दिया है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा देखें आप ज़रा ध्यान दें। तापमान बढ़ने से किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी। तो तापमान बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा, गैस के अणु दूर भागेंगे तो घटेगा, घुलनशीलता कम हो जाएगी, डिक्रीज होगा, तापमान बढ़ाने से घटेगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखें। हेनरी के नियम के अनुसार कौन सा फार्मूला सही है। तो आप जान रहे हैं यही आपका आंशिक दाब P = KH हेनरी कांस्टेंट इंटू यही x क्या करके इसे जाई आप कहते हैं, मोलंस करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये सांद्रता ही है ना। जैसे मोल प्रभाज हुआ, मोलरता ये सब क्या है, सांद्रता। तो विलेन में गैस की सांद्रता, जाई जो है मोलंस है, लेकिन इसी को विलेन में गैस की सांद्रता कहेंगे। और ये KH जो है ये हेनरी स्थिरांक है। तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, तो उसी तरीके से फ़ोटो खींच करके हम इसको बना दे रहे हैं। आदर्श विलयन जरा देखें। आदर्श विलयन के लिए कौन सही है।
विच इज करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी कि एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है और साथ में आयतन का परिवर्तन भी शून्य होता है। किसमें? आदर्श गैस समीकरण में। तो आदर्श विलयन में, आदर्श गैस वो तो अलग समीकरण है, आदर्श विलयन में ये डेल्टा एच और डेल्टा वी 0 होता है। अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है क्लोरोफार्म और एसीटोन का, तो ये तो याद कर लेना है आपको। और 8वां क्वेश्चन आप जरा देखें, 8वां प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल जलीय विलयन के अवाष्पशील विलय के कारण वाष्प दाब में कमी होती है, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इच। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व किए थे हम, तो आप जान रहे हैं पी नॉट जो होता है वो एट रूम टेम्परेचर 760 mmHg होता है। m इज इक्वल टू यही आपका ये जाई बी इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी को आप जाई ए भी कह सकते हैं, इंटू एम ए। ये पूरा आप सॉल्व करेंगे इसको, देखें यहाँ सॉल्यूशन हमने पूरा टोटल इसका किया था, तो ये हल करने के बाद आपको ऑप्शन सी दिखेगा 13.44 mmHg। ठीक, इसको आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। 9वां प्रश्न आप जरा देखें, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो एकदम आसान सा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता, जिसे आप कहते हैं मोललता, मोलैलिटी। ठीक, डेल्टा टी बी क्या है? डेल्टा टी बी है आपका ये डेल्टा तो परिवर्तन के लिए होता है, टी मीन्स टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है, यानी क्वथनांक में उन्नयन, इसी को आप कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये क्या हो जाएगा किसके बराबर? के बी इंटू मोललता। के बी क्या है? वही बॉइलिंग स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक है और गुणे मोललता, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा। 10वां प्रश्न आप जरा देखें, दिए गए तापमान पर समान परासरण दाब वाले 2 विलयन क्या कहलाते हैं? तो आइसोटोनिक समपरासरी विलयन कहलाता है। 11 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता? तो फोटोवोल्टेइक सेल जो है ये नहीं आता, क्योंकि जिसमें विद्युत रासायनिक सेल आपका जो होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, जबकि फोटोवोल्टेइक में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपका फोटोवोल्टेइक ही ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में नहीं आता, जबकि वोल्टेइक, इलेक्ट्रोलाइटिक और फ्यूल ये सब आते हैं। एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट की चालकता क्या है? तो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो तनुकरण करने पर, यानी पानी मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। जितना तनुकरण करेंगे उसका उतना ही चालकता बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयन जो है वो डिसोसिएट होते हैं तनुकरण पर, तो इसलिए इंक्रीज इन डाइल्यूशन होगा। लवण सेतु में प्रयुक्त होता है, तो ये तो लवण सेतु में अगर अगर का पेस्ट होता है, सबको पता है। साल्ट ब्रिज कंटेंस अगार अगार पेस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन आप जरा देखें, pH इज इक्वल टू 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल अपचयन विभव क्या होगा? तो आपको पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है? log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये pH है, तो pH इज इक्वल टू 10 दिया है, तो H प्लस का ये 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये 1/2 H2 में कन्वर्ट होगा, H2 इज इक्वल टू 1 है ये कंसंट्रेशन। तो नस्ट इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। किसका? 14 नंबर का ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। इसको हल करेंगे, हल ऑलरेडी हमने किया है, आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें, H2 से H प्लस और ये साल्ट ब्रिज Ag प्लस से Ag सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव
तो मानक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप इसका निकालेंगे तो 0.8 वोल्ट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। एक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया की व्यवहार्यता के लिए विद्युत वाहक बल ईएमएफ होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर ए फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन ए सेल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होना चाहिए ईएमएफ, जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ आता है। निम्न में से कौन विद्युत अपघट्य है? विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो जो जैसे अगर आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आयन में टूट जाए और साथ में उसमें विद्युत का भी चालन हो, करंट भी चले, तो वो आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फार्मूला सबको पता है, CH3COOH। ठीक है। यूरिया आयोनाइज नहीं होगा, ग्लूकोज भी आयोनाइज नहीं होता, बस घुल जाता है हाइड्रोजन बंध के कारण। इथेनॉल जो है, इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो C2H5OH, ये भी हाइड्रोजन बंध के कारण पानी में घुल जाता है और ग्लूकोज भी हाइड्रोजन बंध के कारण घुलता है। और यहाँ तक कि यूरिया में भी, यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 है, NH2CONH2, इसमें भी हाइड्रोजन बंध काम करता है। तो ये सब हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाते हैं, जबकि ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, आयन में टूटता है। तो आयन में टूटेगा तभी आपका, और साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो। 18 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन पर प्राप्त नहीं की जा सकती? तो इसमें कौन सा ऐसा है? तो देखिए, विद्युत अपघटन पर ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन सा? क्योंकि निगेटिव जिसका हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव आएगा ना, उसको उसका जलीय विलयन जो है विद्युत अपघटन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप Ag का देखेंगे तो पॉजिटिव में है, प्लस 0.80 वोल्ट है, और कापर का भी प्लस में है, 0.34 वोल्ट है। इनका निगेटिव में आएगा क्रोमियम और मैग्नीशियम का। तो ये बी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। ठीक है, इसमें दोनों का निगेटिव आएगा, इसलिए दोनों सही है, ध्यान देना। 19 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। विद्युत अपघटन के दौरान विसर्जित आयन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक नहीं होती है। तो देखिए यहाँ, द अमाउंट ऑफ आयन डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो यानी प्रतिरोध जिसे आप कहते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आप देखें। 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2+ में बदलने के लिए कितने फैराडे? तो आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 से 1 निकालेंगे तो +7 आ जाएगा ना। +7 यहाँ आ गया, और यहाँ +2, +7 में से +2 निकालेंगे तो +5 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, तो 5 आ जाएगा, ध्यान देना है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक। 21 नंबर का क्वेश्चन आइए देख लिया जाए। देखें 21 नंबर में, अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया गतिकी जो होता है वो सभी कहलाते हैं। इसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया क्रियाविधि, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक सभी आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज। ठीक। अब आगे आप जरा देखें 22 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता होती है तो 1 होती है। ठीक है। अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ऐसा आप देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। प्रथम क्रम अभिक्रिया के अर्धवायु पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, प्रथम क्रम अभिक्रियक जब आप ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो घटेगा। तो ये बढ़ता भी है, घटता भी है। तापमान का प्रभाव पूछा है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान जब आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो बढ़ता भी है, घटता भी है तापमान का प्रभाव से। तापमान का प्रभाव
यही है कि आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो एक प्रथम क्रम अभिक्रिया को 30 मिनट में 30% पूर्ण 30 मिनट में 30% पूर्ण हो जाती है, तो उसका अर्धआयुकाल पूछा है, हाफ लाइफ। ये सॉल्व करेंगे आप। टी हाफ इज इक्वल टू, देख रहे हैं इस फार्मूले से, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो के निकालेंगे, के कैसे आएगा, के यहाँ देखिए निकालेंगे आप, जब के उस फार्मूले से निकालेंगे, याद होगा आपको, के इज इक्वल टू 2.303/T इंटू log बेस टिल्ड A/A-x। इससे निकालेंगे तो के आपका आ जाएगा, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक, के आ जाएगा। उसके बाद टी हाफ में आप रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको 58.2 मिनट मिल जाएगा, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर देखें, फॉर ए गिवन रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 1/KA, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज, जिसका कंपैरिजन कर लीजिए। टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/A⁻1 इंटू 1/KA, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/A। अब आप जान रहे हैं n-1 इज इक्वल टू 1, n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 + 1 सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, ये कंपैरिजन कर लेंगे तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। कौन सा ग्राफ शून्य क्रम अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, तो शून्य क्रम के लिए ये आप इनिशियल कंसंट्रेशन और ये T3/4 है ना, इसका अगर आप निकालेंगे तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाएगा, ठीक है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये डी वाला ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन आप जरा देखें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको पता है, तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया है, तो ट्रिकी वीडियोज की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं कैसे निकालते हैं जीरो का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे तो ये सेकंड इन्वर्स आ जाएगा। क्या आएगा? सेकंड इन्वर्स, ठीक। सेकंड इन्वर्स, मिनट इन्वर्स भी कहीं दिए रहे, ठीक है, तो या समय का इन्वर्स यानी समय का पावर -1 सब आएगा यही। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार क्या फार्मूला है, तो ये स्थिरांक k इज इक्वल टू ए ई एक्सपोनेंशियल का पावर -EA/RT, -EA ये आपका वही क्या है आप जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है, R रेट कांस्टेंट है वो, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप है। तो ये तो आसान सा। 29 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, देखिए कभी भी जैसे जो सनलाइट में होगी वो जीरो ऑर्डर का होता है, इसका अगर HI का गोल्ड के प्रेजेंस में अगर इसको अगर आप डिसोसिएट कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर का है। बिना गोल्ड के अगर आप कर रहे हैं तब तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और अमोनिया हुआ चाहे फास्टीन हुआ, किसी धातु की उपस्थिति में अगर इसको आप अपघटित कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर होगा। और प्रथम कोट के पूछा है तो ये आप हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका अगर आप अपघटन करेंगे तो ये आपका प्रथम कोट क्या आएगा, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। हम इसको अपने उसमें आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ एकदम पूरा हम इसका वो डाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सबका एकदम बहुत डिटेल, और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। 30 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, निम्न में से कौन सा सही है, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0, ये फार्मूला एकदम करेक्ट है। 31 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में, तो ग्लाइकॉल उपयोग किया जाता है। ग्लाइकॉल आप जान रहे हैं ये फार्मूला है, ग्लाइकॉल CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसका उपयोग किया जाता है एंटी फ्रीज के रूप में। ये
याद रखे रहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, अवगाद्रो नंबर दिया है, इतना यूरिया अणु अपने 100 मिली घोल में है तो घोल की सांद्रता आप निकालेंगे तो ये 100 मिली में आ जाएगा 0.001 मोलर। ठीक है, आसान से क्वेश्चन। देखिए, एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का अंश क्या होगा? विलेय का अंश जो है ये निकालेंगे, मोल प्रभाव जिसे कहते हैं वही अंश, तो 0.0177 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा। यदि तन विलयनों की मूललता दोगुनी कर दी जाए, अगर मूललता दोगुनी करेंगे तो मूलल अवनमन स्थिरांक जो होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, मूललता को आप दोगुनी करिए चाहे जो कुछ करिए, मूलल अवनमन स्थिरांक जो है वो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प, आदर्श विलयन ध्यान देना, याद करके रखना है, इसमें जो डेल्टा एच होता है वो 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 होता है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, याद रखे रहना है इसको। वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एजियोट्रॉप बनाता है वह कौन सा होगा? तो वाटर और नाइट्रिक एसिड होता है, वाटर H2O और ये नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका मिश्रण, और इसमें भी ये 20.2% रहता है इसमें वाटर, अभी आगे मिलेगा, और शेष नाइट्रिक एसिड रहता है, इसको याद रखे रहना है। 37 नंबर का क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्चतम ऑस्मोटिक दबाव निम्नलिखित में किसके 0.1 मोलरता विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है? तो 3 है। ठीक है, 3 आ जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा उच्चतम पूछा है ना, क्योंकि 3 इसमें आयन बनेंगे और इसमें 2 ही K+Cl- 2 आयन, ग्लूकोज आयनाइज ही नहीं होगा, यूरिया भी आयनाइज नहीं, तो उच्चतम पूछा है, तो जिसमें आयन ज़्यादा बनेंगे वही उसी के ज़्यादा होगा, है ना। तो 1/2 गुणांक जो आई होता है जिसका मान अधिक आएगा उसी का उच्चतम होगा, तो ए वाले का ज़्यादा होगा, तो वही सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, HCl एवं पानी का एजियोट्रॉप मिश्रण, देखिए यहाँ दिया है ना, अभी ऊपर बता रहे थे कि 20.2% ये HC, वो अच्छा वहाँ H2O अलग था, तो 20.2% HCl का, और H2O का जो होता है वो 79.8% होगा। तो ये याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि HCl और वाटर का एजियोट्रॉपिक मिश्रण अगर पूछा जाएगा तो ये परसेंटेज में, तो ये याद रखना है। यदि 3 ग्राम वाष्पशील विलेय को 200 मिली पानी में घोला जाता है तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बढ़ जाएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसका आणविक भार निकालना है। तो इसको हल करेंगे, यहाँ देखें हमने सॉल्व किया है, तो ये मोलरता आप निकालेंगे इसी फार्मूले में रख करके, Kb इंटू W इंटू 1000/डेल्टा TB/W, ये कैपिटल में जो दिया है, स्मॉल में जो दिया है, ये स्मॉल वाला आपका विलेय हो जाएगा और ये विलायक का हो जाएगा। ठीक है, उसका भार यानी जिसे द्रव्यमान कहते हैं, तो वो वैल्यू रख करके आप इसको निकालेंगे तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, 17.3। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, HCl CuSO4 और K2SO4 का 0.1 मोलरता जिसे मोलर कहते हैं जलीय घोल के हिमांक में अवनमन का अनुपात, तो सिंपल है, इसमें 2 आयन बनेंगे HCl में, CuSO4 में भी 2 आयन बनेगा, K2SO4 में K2 यानी 2 तो K का बन गया और SO4 का 1, 2, 1, 3, तो 2:2:3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1:1.5, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे आप, देखिए हमने किया है यहाँ, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, जब 45 ग्राम वाष्पशील विलेय को 600 ग्राम जल में घोला जाता है तो हिमांक 2.2 केल्विन
कम हो जाता है। तो विलेय का मूलर द्रव्यमान निकालना है और KF दिया गया है। तो इसको भी देखें, यहाँ सॉल्व किए होंगे। यहाँ मूलर आप ये इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये जान रहे हैं इसका फार्मूला, डेल्टा TF में इसको रखेंगे KF इंटू मूललता, तो हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 63.4, ठीक है, ग्राम पर मोल आ जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखें। BaCl2 NaCl और ग्लूकोज का सम मोलर विलयन में ऑस्मोटिक दाब का क्रम निकालना है। आसान सा है, सबसे ज़्यादा आयन किस में बनेगा, BaCl2 में 3 आयन इसमें बनेगा, NaCl में 2, ग्लूकोज में 0, ठीक है। तो BaCl2 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद NaCl, फिर ये, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्मोटिक दाब का क्रम पूछा, जिसमें आयन ज़्यादा यानी 1/2 गुणांक जिसका ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा इक्विमोलर सॉल्यूशन का वो अधिक होगा। निम्नलिखित में किसके लिए सममोलर जलीय विलयन में हिमांक उच्चतम होगा। हिमांक उच्चतम किसका होगा, देखिए हिमांक ये अपोजिट होता है, ठीक है, जिसमें सबसे कम आयन बनेंगे। ये तो एकदम से आयन ही नहीं बनेगा, इसका आयन ही नहीं बनेगा, जबकि इसमें आयन बनेंगे। तो इसमें हिमांक उच्चतम कहाँ है, देखिए इसका जरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये डज नॉट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। जिसका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन का वो हाईएस्ट होगा। तो ये ध्यान देना है, डी ऑप्शन होगा। पानी में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 0.05 मोलर विलयन का हिमांक बिंदु ये आप इसको देखें, सॉल्व कर लेंगे तो हिमांक बिंदु आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आया है, निकाला गया है, तो ये -0.093 आ जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस। कैसे निकालेंगे आपको पता है, आप इसको इसी फार्मूले में रख करके निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा TF = 1.86 × 0.05, तो ये करेंगे तो आपको निकल आएगा, ये हल हो जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता क्या है, तो ये भी निकाल दोगे। शुद्ध जल जो होता है उसका आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मास ऑफ H2O, यानी कि उसका द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व निकालिए, तो 1000 मिली गुणे 1 ग्राम पर मोल, तो 1000 ग्राम आ जाएगा ये इसका द्रव्यमान जल का। और ये अब जब आप जानते हैं, अब मोलक संख्या निकालोगे, तो मोलक संख्या वही द्रव्यमान बटे अणुभार 55.5 मोल आ जाएगा। ये तो मोल आ गया। अब मोलरता निकालेंगे। मोलरता कैसे निकालते हैं, तो वही मोलक संख्या और उसका आयतन लीटर में 1 लीटर, तो 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा 55.5 मोलर या मोलरिटी या मोलरता। तो 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से H2 तथा अपने यौगिकों से H2O उत्सर्जित नहीं करती। तो इसमें तो आप जान रहे हैं कि जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के नीचे कौन है, ये आपका आ जाएगा CU HG AG PT AU, ये आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन मिल रहा है। मुझे लग रहा है HG मिल रहा है ना, तो यही HG हो जाएगा। ये हाइड्रोजन के नीचे ये है, ये कभी अम्ल में से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, तो ये HG सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें। Zn2+ से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, और Cu2+ का Cu में इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच EMF निकालना है। EMF कहिए चाहे E0 सेल कहिए, तो E0 कैथोड -E0 एनोड निकालेंगे और यही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वही क्या है, वही एनोड है ना। तो एनोड वाला हो जाएगा ये
आपका 0.76 और उसके बाद ये आपका हो जाएगा कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड आप निकालेंगे 1.10 वोल्ट आ जाएगा। और पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं ध्यान देना, पॉजिटिव में अभी ऐसा क्वेश्चन भी मिला था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 48 नंबर का प्रश्न, आप ज़रा ध्यान दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है सब कुछ, यानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है और Fe3 प्लस ये भी Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसके लिए इसमें पूछा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो वही कैथोड माइनस एनोड, वही फार्मूला, और आप इसको रख करके निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, ध्यान देना है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल सेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो देखिए फ्यूल सेल, पहली बात तो वे अधिक कुशल भी हैं, मतलब ये मोर इफ़िशियंट हैं फ्यूल सेल, और ये प्रदूषण से मुक्त हैं, मतलब प्रदूषण उतना ज़्यादा नहीं, वे तब तक चलते हैं जब तक अभिकारक सक्रिय होता है। तो ये सभी इसका आप कह सकते हैं कि सभी फ्यूल सेल के लिए, ईंधन सेल के लिए सही है। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक संक्षारक लवण है। अत्यधिक संक्षारक आप HgCl2 कहेंगे, Hg2Cl2 नहीं। देखिए अधिक, जब Hg पर 1 प्लस भी होता है, Hg पर 2 प्लस भी, ठीक है, 1 प्लस वाला कम होगा, कम संक्षारक, 2 प्लस वाला ज़्यादा। ये है मर्क्यूरस और ये है मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरिक वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये कैलोमल है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो एक Cl पे 1 माइनस, तो Hg पर 1 प्लस होगा, तो ये तो नहीं होगा, तो इसलिए HgCl2 होगा। क्यों? क्योंकि Hg पर यहाँ +2 चार्ज है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, जानते रहिए। 51 नंबर, निम्नलिखित विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर मुक्त किया गया स्पीशीज, कैथोड पर तो आपका ये कैटायन ही हो जाएगा। कैथोड पर कौन होगा? कैटायन, यानी कि धन आयन। कौन होगा? धनायन, कैटायन जिसे कहते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द स्पीशीज डिस्चार्ज एट कैथोड इज कैटायन। याद रखे रहिए, कैथोड पर कैटायन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 52 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। AgNO3 विलयन से 108 ग्राम, तो ये तो एक ही वही चार्ज के बराबर होगा, तो यानी कि 1 फैराडे आ जाएगा, 96,500 कूलम। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 फैराडे, क्योंकि Ag का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 108 ही होता है, तो उतने ही आ जाएगा। जलीय घोल में देखें, ये जलीय घोल में क्षार धातु आयनों की गतिशीलता का सही क्रम जो होगा ना, देखिए ये अपोजिट होता है हाइड्रेशन एनर्जी और साइज ऑफ कैटायन के। साइज ऑफ कैटायन, तो साइज ऑफ कैटायन जो होता है, जिसका देखिए, जिसका साइज ऑफ कैटायन यानी धनायन का आकार अगर अधिक होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। ध्यान देना है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन गतिशीलता जो होगी, गतिशीलता वो अधिक होगी। याद रखना है, ये एकदम उल्टा है। अगर आप कहें तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा तो लिथियम की होगी, उससे कम सोडियम की, उससे कम, सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन गतिशीलता अधिक होगी रुबिडियम की। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये ध्यान दें, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये आप देखेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी और साइज ऑफ कैटायन एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन गतिशीलता ध्यान दें उसकी अधिक होगी जिसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट।
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है? विद्युत का संचालन वही संगलित यन्यशील, संगलित मतलब फ्यूज्ड, गलित अवस्था में यन्यशील। नमक को आप ऐसे ही पानी नहीं मिलाना है, वैसे ही आप खूब गर्म करिए, गल जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसी को फ्यूज्ड कहते हैं, तो उसमें करंट चलेगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालन नहीं दर्शाता? तो विद्युत चालन इसमें से विद्युत चालन जो है डायमंड ये नहीं दर्शाएगा, हीरा ये नहीं दर्शाता। और आप पोटेशियम धातु है, ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट तो अधातु है लेकिन इसमें करंट चलता है, सोडियम धातु है इसमें भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा है कि विद्युत चालन नहीं दर्शाता, तो डायमंड है, ध्यान देना। 56 नंबर क्वेश्चन जरा देखें, निम्नलिखित में से किसके विलयन से एक फैराडे विद्युत धातु का 1 ग्राम परमाणु मुक्त करेगा? तो NaCl है, सोडियम है, इसको याद रखे रहिए, इसमें सोडियम है, उसके ऊपर 1 प्लस है इसलिए, और Ba के ऊपर 2 प्लस होगा, Cu के ऊपर 2 प्लस होगा, Al के ऊपर 3 प्लस, तो सोडियम वही आपका, उसके ऊपर 1 प्लस है। 57 नंबर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित हैं? फैराडे का, तो ये तो आप देखें यहाँ इंग्लिश में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट वेट जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार, इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार, ये उसी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके पहले माइनस लगा होगा, ठीक है, तो वही तभी सही होगा। तो N2 आप ज़रा देखें, N2 अगर आप DN2 का कंसंट्रेशन, DN2 का कंसंट्रेशन अगर आप चेक करें तो यहाँ पर तो ठीक है, DN2 का कंसंट्रेशन माइनस में दिया है। अब यहाँ 2 दे दिया ना, 2 नहीं 1/2 होता पॉजिटिव में तब सही हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर सही है और ये 1/2 दिया है, अच्छा डी वाला सही हो गया। और एक बात ज़रा देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन और सही हो रहा है, कौन सा? क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट 3H2 है ना, तो -1/3, -1/3 देखिए H2 का कंसंट्रेशन दिया है अपॉन dt, और साथ में 2 जो है 1/2 माइनस में नहीं है, इसलिए B और D दोनों ऑप्शन यहाँ सही है। अगर माइनस यहीं लिख दिया होता 1/2 के पहले यहाँ पर, तब गलत हो जाता, लेकिन यहाँ B ऑप्शन और D ऑप्शन दोनों सही हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें, वह अभिकारक जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी हो जाएगी तो शून्य क्रम अभिक्रिया का जो जीवन काल होगा वो भी दुगुना ही हो जाएगा। आप देखें T½ = A0/2K होता है, तो A0 = 2A, तो T½ वही 2 से कैंसिल होगा, तो यार वो दुगुना तो वो भी दुगुना, उसी की कुल आ गया। और T½ का ये आप फार्मूला भी जानते हैं, 2 × T½ होता है, तो डबल होगा। कैसा होगा? डबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिए। जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी होगी तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल भी दुगना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A + B 3C प्रोडक्ट में +D अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता? तो इसमें कौन नहीं व्यक्त करेगा? देखिए याद रखना है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला अगर प्लस में है तब तो व्यक्त करेगा, तो D प्लस में है तो ये तो व्यक्त करेगा। यहाँ कहेगा व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। A वाला निगेटिव होगा तो ये भी व्यक्त करेगा, सही है। लेकिन C वाला, C और D माइनस में नहीं होना चाहिए, C और D, लेकिन यहाँ C माइनस में है, तो इसका ऑप्शन C सही है, ध्यान देना है।
क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, जबकि यहाँ कैसे दे दिया है निगेटिव में। उस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट का पॉजिटिव होना चाहिए, रिएक्टेंट का निगेटिव। तो ये वाला तो नहीं व्यक्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। 61 नंबर का आप जरा देखें। 3A से 2B अभिक्रिया में प्लस dV/dt अभिक्रियक वेग। अब देखिए आप इसको हल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये C, यहाँ ऑलरेडी हमने हल किया है, आप देख सकते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें। यदि अभिक्रिया H2 + I2 = 2HI के लिए वेग स्थिरांक 49 दिया है, तो अभिक्रिया अच्छा वही पलट दिया है, इधर 2HI से H2 और I2 कर दिया है। अगर ये 49 है तो फिर तब पलट दिया है तो 1/49 हो जाएगा, तो 1/49 ऑप्शन बी में दे रहा है, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, वही रिवर्स, ऑप्शन बी सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो ये तो रटा रटाया सबको याद होगा, K = 2.303/T × log base 10 A/A - x, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से व्यक्त होता है, वेग अगर दिया है, कंसंट्रेशन वही, पावर जो है जोड़ दीजिए, बी का कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 इसका सही आएगा कोटि। इस अभिक्रिया कोट कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगा, ठीक है, वही जो पावर में होता है जोड़ दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन। प्रथम कोट की अभिक्रिया का 99% भाग 32 मिनट में पूरा हो जाता है, 99.9% अभिक्रिया कब पूरी होगी, तो इसको हल कर लीजिए। हल कर लेंगे तो आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर ये आपका फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे T½ A0/2K, तो ये इसी का आप वो अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात T½ का ध्यान दीजिए ज़रा, T½ का ये है, T½ का ये हो जाएगा, ये पहला समीकरण, और दूसरे समीकरण में देखें T1/4 है, चौथाई अगर निकालेंगे तो A0/4K हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का अनुपातिक मान निकालेंगे, 2 आ जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा, इसमें ये आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये आपका, अच्छा ये, हाँ यही वाला तो है, देखें ये आपका 67 नंबर का है क्या, हाँ दोगुना, देखिए यही वाला, ये हम 67 नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ हल था तो 67 नंबर का हो गया ये ना। चलिए ये इसका ये हो जाएगा T½ = 2T1/4 है, ये इसके ऊपर वाला अभी हल नहीं हुआ है ना। 66 नंबर ये देखिए, जब पावर में कुछ दिया गया है, जैसे एक कंसंट्रेशन ए दिया है, बी का बी दिया गया है, तो इसका तो कोई वैल्यू मिल नहीं रहा है, किसी का पावर अगर आप एक अगर रख ले रहे हैं तो 0 आ जाता है ना, तो 1 मान कर रखेंगे तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो सी ऑप्शन। और इसका जो है ये हल करेंगे 65 नंबर वाला, ये वैल्यू पुट करके रखेंगे, पुट करेंगे आप उसमें, तो ये आपका आ जाएगा 48 मिनट, हल करना पड़ेगा वही फार्मूला, K = 2.303/T × log base 10 A/A - x रखेंगे तो 48 मिनट आएगा, उसको हल कर लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें। एक अभिक्रिया जिसमें अग्र और पश्च की अभिक्रिया की सक्रियता की ऊर्जा समान होती है, देखिए सक्रियता, एक्टिवेशन जिसे कहते हैं, तो ΔH = 0 होगा, इसका याद रखने वाली बात इसमें है ना। अभी ऊपर भी बताए थे आपको, ΔH = 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ΔH = 0 ध्यान देना है। 69 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक
मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदल जाएगी। तो उत्प्रेरक मिलाएंगे तो सक्रिय ऊर्जा वही घट जाती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवक्रियक सक्रियण ऊर्जा क्या होगी यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 हो जाए। तो वही फार्मूला आप लगा दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी वाला, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R इंटू 1/T1 -1/T2। तो देखिए K2 और K1 ये वैल्यू आप रख दीजिए, वही आपका। तो और ये T1 T2 यहाँ दिए गया है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको बदल लेंगे 273 जोड़ करके केल्विन में बदल लेंगे। तो इसी को पहले इतने को ही पहले हल कर लीजिए, है ना, इतने को ही हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और ये निकालेंगे, पूरा मान रख करके इसको हल करेंगे तो ये जूल पर मोल में आया है, जूल पर मोल में। तो ये किलो जूल में इसको चेंज करेंगे तो ये आपका 34.7 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको हल करना पड़ेगा, तो इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, अब आप सेक्शन बी में ये मोलांश, लासा तेल, ये आदर्श अनादर्श, ये सब थियोरेटिकल है। वोल्टी सेल का चित्र आप बनाइए, ये सब कुछ आप साम्य स्थिरांक गणना करिए, ये सब कर सकते हैं। थियरी में आप सबको सब बताया गया है। अब क्रिया की कोट किसे कहते हैं, है ना, आणविकता प्रथम कोट के अपक्रिया के उदाहरण ऑलरेडी हमने बताया। यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी है उसमें जाएंगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा सब एग्जाम्पल। एजियोट्रॉपिक मिश्रण, अणुसंख्य गुणधर्म, ये विलयन वाले चैप्टर में आपका सब पढ़ाया गया है। क्वथनांक उन्नयन, ये रिवर्स आरओ में जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, नर्स्ट इक्वेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है, तो उच्च और अल्प यानी अधिक और कम दोनों प्रतिरोध को मापने में हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ये शायद नहीं मिला था तो मैंने लिख दिया। किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, सब पढ़ाया गया है। वेग स्थिरांक व्यंजन क्या है, सक्रियण ऊर्जा, तापमान का वेग स्थिरांक, ठीक, हेनरी के नियम हो चाहे राउल्ट का नियम, इसका उपयोग, ये सब कुछ पढ़ाया गया है, पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पेपर जो है कोलराउस का नियम, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध करना है टी हाफ, ये कैसे आता है, तो सब कुछ पढ़ाया गया है, सब जानते हैं आप। यह रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में है। तो इस तरीके से आप इसका रिवीजन करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको आप साझा करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।